आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जीएचएमसी कॉरपोरेशन में मजलिस का अहम रोल, टीआरएस और एमआईएम का गठजोड़ जरूरी, सियासी हलकों में क़यास आराइयों का बाजार गर्म। मजलिस अवामी खिदमात को जारी रखेगी, बीजेपी की कामयाबी वक्ती और आर्जी। तमाम मुंतखबा कॉरपोरेटर से मुताल्लिका डिवीजन में सरगर्म हो जाने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने दी हिदायत। मजलिसी हेडक्वार्टर में जीत का जश्न, मजलिसी कायदीन और 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस से की मुलाकात। देखते हैं खबरों की तफसील। जीएचएमसी इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल न होने से मेयर और डिप्टी मेयर की नशिस्त को लेकर तजस्सुस अब भी बरकरार है। सियासी हलकों में क़यास आराइयाँ जारी हैं कि टीआरएस मजलिस के ताउन से अपना मेयर बनाएगी और डिप्टी मेयर की नशिस्त मजलिस को दी जाएगी। इस सिलसिले में टीआरएस ने खातून कॉरपोरेटर को मेयर के लिए मुंतखब भी कर लिया है। अगले 2 या 1 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन मेयर होगा और कौन डिप्टी मेयर, जबकि बीजेपी 48 नशिस्तें हासिल करने के बावजूद भी जीत के कगार से बहुत दूर है। सदर कुलीन में शहादुल मुस्लिमीन और पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी ने जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को आरजी और वक्ती कामयाबी करार दिया है। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए सऊदीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि टीआरएस पार्टी माबाद इंतखाबात अपनी हिकमत अमली पर दोबारा नजर दौड़ाएगी। उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के बारे में पूछे गए सवालात के भी तफसीली जवाब दिए। जिंदगी के सफर में हमको आपकी जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत पड़ती है, मगर जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन का सवाल है, जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन 150 म्युनिसिपल वार्ड्स का ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है, क्योंकि निरडमेट एक म्युनिसिपल वार्ड का नतीजा आने वाला है, रुका हुआ है कोर्ट के कुछ फैसले की वजह से, और उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होगा मेयर और डिप्टी मेयर का। अभी हमारी पार्टी में इस सिलसिले में मैं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं अपने पार्टी के जिम्मेदार एमएलए से तमाम लोगों से बात करूंगा, और ना टीआरएस से हमारा कोई कांटेक्ट, ना हम उनसे करें ना वो हमसे किए, तो जब भी टाइम है उसके लिए। सर, लेकिन ये आप बात बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि टीआरएस और एमआईएम का वास्ता रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, सपोर्ट करते रहे और बिना आपके बनेगा भी नहीं। इस म्युनिसिपल इलेक्शन में, जीएचएमसी के इलेक्शन में रहमत कई जगह पर हम मुकाबला किए। 51 सीट हम लड़े, एक रहमत नगर था, रहमत नगर में टीआरएस जीत के हम सेकंड आए। हम तो कोशिश की टीआरएस को हराने की, वहां पर टीआरएस ने हम हमारे कैंडिडेट को हराने की कोशिश की। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या कितना हुआ? 150 लड़े ये लोग और 36% सक्सेस रेट इनका, स्ट्राइक रेट। हमारा 86% है। ये आपको देखना चाहिए कि अगर हम लड़ लेते 70-80 तो भाई साहब फिर तो सबकी टाई कर दिए थे हम। नहीं, हमेशा आप बीजेपी की मुखालफत करते रहते हैं, रोकने की बात करते हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी हैदराबाद में, और जो कहा जाता है कि आपका शहर माना जाता है, उसमें बीजेपी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी कहाँ जीती बताइए। हम 44 हैदराबाद में म्युनिसिपल वार्ड्स हैं, 34 हम लड़े, 33 हम जीते। 5 साल पहले भी जीते थे। क्या किया बीजेपी ने? सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, अफगानी, रोहिंग्या, वो यूपी के मुख्यमंत्री को लाए, 3 वार्ड हार गए। अमित शाह को गृह मंत्री को लेकर आए, वो आपका घासी बाजार हार गए। अरे इतना रीड मत करिए, ये वक्तिया कामयाबी है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है ये। देखिए, एक बात समझिए, जीएचएमसी यकीनन तेलंगाना का हिस्सा है, मगर जो मेनलैंड तेलंगाना है वहां पर तेलंगाना की एक फीलिंग है, एक रीजनल एस्पिरेशन है, वहां पर बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, और बहुत हद तक मैं ये समझता हूं कि केसीआर उन तमाम चीजों का एक रिफ्लेक्शन करता है उनकी पार्टी ने।
अगर आप बोलेंगे आप गलत कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 8-10 महीने पहले इलेक्शन हुए, जहां पर बीजेपी का सिटिंग एमपी है, वहां पर क्या मेयर बीजेपी का है, डिप्टी मेयर नहीं है। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुआ, वहां पर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, एमपी है, वहां पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इसको रीड मत करिए इस डिसीजन को। मेरा मानना यह है कि आज भी टीआरएस एक फॉर्मिडेबल फोर्स है मेनलैंड तेलंगाना में। यकीनन जो नतीजा आया है, केसीआर को सोचना पड़ेगा कि क्यों ये नतीजा आया। और हमको यकीन है कि एक मंजेवे सियासतदान है जिन्होंने अकेले अपनी इस पार्टी को खड़ा किया है, वो देखेंगे उस बातों को। मगर ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी के पार्टी के अंदरूनी मामलात में तबसरा करूं, उनको फैसला करना है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या करना है नहीं करना। सर ये और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 7 सितंबर को रियासती वुज़रा और आला अहदेदारों के साथ प्रगति भवन पर एक इजलास का इनेकाद अमल में लाएंगे। इजलास में रायतु बंधु स्कीम के दूसरे मरहले के तहत किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपये की फरहमी से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी जाएंगी। कांग्रेस रुकन पार्लियामान कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद की आवाम ने मुखालिफ हुकूमत वोट का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला केसीआर को सबक सिखाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर वज़ीर आला केसीआर संभल नहीं पाते हैं तो उन्हें फार्म हाउस तक महदूद हो जाना पड़ेगा। कोमट रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीसीसी के ओहदे पर कौन फायज होगा, इसका फैसला सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और आला कमान करेंगे। रियासती सदर बीजेपी रुकन पार्लियामान बी संजय की क़यादत में जीएचएमसी इंतखाबी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी को हासिल होने वाले वोट और आने वाले ग्रेटर वारंगल ग्रेटर खम्मम इंतखाबात की हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। अलावा इस बात का फैसला लिया गया कि 6 दिसंबर एतवार को सुबह 10 बजे नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स और बीजेपी कायदीन भाग्य लक्ष्मी मंदिर चारमीनार पर पहुंचकर पूजा में भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी पार्टी ऑफिस में नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स की तहनीती तकरीब मुनक़िद करते हुए मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने उन्हें पार्टी खंडवा भी पहनाया। తెలంగాణ ఉద్యమప్పుడు అట్నే చేసిండు, అధికారంలోకి వచ్చినాక అట్నే చేసిండు, అధికారాన్ని కాపాడుకొని కూడా అట్నే చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అధికారం రావాలని అడ్డదాలు దొరుకుతా ఉన్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ సమయం ఇస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంకా శక్తివంతంగా తయారవుతుంది. తక్కువ అంచనా వేసి భారతీయ జనతా పార్టీ తక్కువ అంచనా వేసి కనీసం ప్రచారం చేసుకునే అవకాశం లేకుండా భాగ్యనగర్ ప్రజలు ఇబ్బందులు ఉన్నారు, కష్టాలు ఉన్నారు. వాళ్ళ కష్టాలను కనీసం గుర్తించి వాళ్ళ ఇబ్బందులను గుర్తించి వాళ్ళ ఇబ్బందులు తొలగినాక వాళ్ళ కష్టాలను తీర్చిన తర్వాత ఎన్నికలు జరపాలని చెప్పి ఆలోచన రాసిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దానికి భిన్నంగా ఎన్నికలు గెలవాలి, ఎట్టి బస్సులో గెలవాలి. ఈ గెలవడానికి పుట్టగతులు ఉండవు. ఆయన ఉంటాడా పోతాడా డౌటు. దానికెళ్ళి ఎమ్మెల్యేలు అవుట్ అయిపోతారు. ఇవన్నీ భయపడి सदर जनसेना और फिल्मी अदाकार पवन कल्याण ने जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जनसेना ने जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की तायीद का फैसला किया क्योंकि एक जानिब वोटों की तकसीम को रोकना था और दूसरी जानिब ग्रेटर हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए बीजेपी को इक़्तिदार पर लाना ज़रूरी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी आवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस रुकन कानूनसाज कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज के बाद वज़ीर आला केसीआर को आंखें खोल लेनी चाहिए क्योंकि आवाम ने उन्हें सबक सिखाने के लिए मुखालिफ हुकूमत केसीआर को वोट का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने बताया कि मरकज़ ने रियासत को 100 लाख मीट्रिक टन धान हासिल होनी थी, लेकिन गैर मुतवक्का बारिश की वजह से 50 लाख मीट्रिक टन धान भी वसूल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मरकज़ ये कह रही है कि रियासती हुकूमत को मरकज़ की जानिब से किसानों से अनाज की खरीदी के लिए जो कीमत अदा की जा रही है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। వీళ్ళ మొక్కుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతుందో వీళ్ళ వాస్తవంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవసాయ విధానంతో మొక్కజొన్నకు మద్దతు ధర మార్కెట్లో పొందలేకపోతున్నప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్కెట్ ద్వారా మేము సేకరిస్తామని చెప్పని सदर कुलीन में अपने पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा की रात शासीपुरम में वाक़ अपनी ख़यामगाह पर मीडिया से तफसीली बात की। उन्होंने कहा कि टीआरएस के मुजाहरे पर वो चाहते हैं कि एक दानिशमंद और मुदब्बिराना सियासत हो। उन्होंने केसीआर को एक दानिशमंद और मुदब्बिर सियासतदान करार दिया। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात के नताइज का बारीकी से जायज़ा लेंगे। मेयर के इंतखाब के सिलसिले में भी उन्होंने सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मजलिस ने ओल्ड सिटी में जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आए थे, वहां से बीजेपी के उम्मीदवारों को बाहर किया है और हैदराबाद हल्के में 34 वार्ड्स पर इंतखाब लड़ा गया था और 33 पर मजलिस ने कामयाबी हासिल की है। पहले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आवाम को, वहाँ के तमाम वोटर्स को, राय दहिंदगान को अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पोलिंग के दिन निकलकर अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया, बावजूद इसके कि अभी भी पूरे मुल्क में और हर जगह पर कोरोना वायरस चल रहा है और अगर पोलिंग परसेंटेज में और इजाफा होता तो और भी अच्छा होता, मगर जिन्होंने निकला अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और क्योंकि उन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत करने का और जो आवाम को एक मौका मिलता है 5 साल में एक मरतबा अपने वोट को डालने का, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब में साथ ही साथ हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स का, अराकीन का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मेहनत और जुस्तजू उन्होंने की और साथ ही साथ जो 44 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स डिवीजन्स पर मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, मैं वहां के तमाम वोटर्स को, राह दहिंदगान को, वहाँ के बुजुर्गों को, इज्जतदार माँ और बहनों को, गयूर नौजवानों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बताना भी चाहूँगा कि MIM की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे और जब हम 60 म्युनिसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बार हमने 51 म्युनिसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मैं हमारे तमाम पार्टीज़ के MLAs का, पार्टी के ब्रांच प्रेसिडेंट्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, इन सब का शुक्रगुजार हूं कि हम तमाम ने मिलकर टीम वर्क की और ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि MIM पार्टी साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है और उनके दरमियान में रहकर उनके अच्छे में, उनके बुरे में, उनकी तकलीफ में, उनकी खुशी में उनका साथ देती है। इसीलिए कि हमारा ये कांस्टेंट आवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, आवाम को दस्तयाब रहना या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथ ही साथ जब 3 महीने लॉकडाउन था, उस दरमियान में MIM पार्टी की तरफ से लॉकडाउन में गरीब आवाम की खिदमत करना, उनमें तमाम रेशन किट्स को
उनमें जाकर उनको पहुंचाना घर तक, पेशेंट्स जो बीमार पड़ रहे थे उनके लिए अस्पताल में इंतज़ाम करना, और फिर जो हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश आई, उस 2-3 दिन के अंदर जो MIM के तमाम जिम्मेदारान ने मेहनत की और बाद में हमने उनको जो रिलीफ पहुंचाया, यकीनन वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहरहाल मैं तमाम अपने पार्टी के जिम्मेदारों का, और ये हमारी कामयाबी पूरी में हमारे पार्टी के मेंबर्स को क्रेडिट जाता है और उन तमाम वार्ड्स के वोटर्स को क्रेडिट जाता है। MIM पार्टी ने 51 म्युनिसिपल सीट्स पर कंटेस्ट किया, और आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 44 डिविजन्स में से 34 पर कंटेस्ट किया और 33 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी मिली। मैं फिर से कह रहा हूं कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं, जिसमें से MIM ने 34 पर कंटेस्ट किया और 33 पर हमने कामयाबी हासिल की। ये 5 साल पहले भी ऐसा ही था। दूसरा, सिकंदराबाद में हमने 12 सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 म्युनिसिपल वार्ड्स में कंटेस्ट किया और 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। वैसे ही हमने 3 म्युनिसिपल वार्ड्स मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। 2 म्युनिसिपल डिवीजन हमने चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ा और दोनों पर हमको कामयाबी मिली। तो मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूं कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया और हमारी पार्टी को, इन गरीब आवाम की दुआओं को कबूल किया और हमको कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे जो 44 सीट थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिटेन किया, और जो 7 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी नहीं मिली, उसके ताल्लुक से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। मगर मैंने हमारे तमाम जीतने वाले जितने भी नए नौ मुंतखब शुदा या न्यू कॉरपोरेटर्स हैं, उन सब से मैंने बातचीत की है और उनसे मैंने कहा कि भाई साहब, कल से आप लोग तमाम अपने काम का आगाज शुरू कर दीजिए। हमने जो आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने का कल से वक्त शुरू होता है। और साथ ही साथ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आप तमाम को कि पुराना पुल डिवीज़न से राजमोहन 4थी मरतबा MIM पार्टी के म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर जीते हैं। कारवान से हमने स्वामी यादव को टिकट दिया था, राजेंद्र यादव साहब की जगह पर, उनको कामयाबी मिली। तो ये हमारी परफॉर्मेंस था जिसको मैं समझता हूं कि मैं इससे मुतमईन हूं। और हमारा जो, अगर आप बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट है 51 म्युनिसिपल वार्ड्स में, ये हमारा मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के कदम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम, बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम इसको रोकेगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बीजेपी की जो कामयाबी है, वक्तिया कामयाबी है, ये उस वक्त तक इतनी कामयाबियां इनको नहीं मिलेंगी। और मुझे अवाम का फैसला है, हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया बीजेपी की हद तक। मगर MIM पार्टी को तो मैं समझता हूं कि हमने तमाम बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हैदराबाद की अवाम ने हमको दिया है। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने आज मजलिस हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अरकान असम्बली से मुलाकात की। इस मौके पर
कॉरपोरेटर्स ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। बास ओवैसी ने तमाम कॉरपोरेट्स को हिदायत दी कि वो अपने मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में सरगर्म हो जाएं और आवामी मसाइल की यकसुई में जुट जाएं। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर कामयाब होने वाले संतोष नगर डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन को उनके मदाहों ने मुबारकबाद पेश करते हुए गुलपोशी की। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस बास ओवैसी के अलावा हल्का असम्बली याकुतपुरा के मजलिसी MLA अहमद पाशा खादरी से भी इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद फिरासत, मोहम्मद शहबाज, आदम गौरी और दीगर ने कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन की गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश की। भोलकपुर डिवीजन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले मोहम्मद गौसुद्दीन ताहा को सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने मुबारकबाद देते हुए उनको तहनीत पेश की। इस मौके पर उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि भोलकपुर डिवीजन के अवाम की वो शब व रोज़ खिदमत करेंगे। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा तमाम मजलिसी अराकीन असम्बली और मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर भी किया। ख़वातीन सईदाबाद की जानिब से बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की गरज से ईदगाह उजाले शाह में एक दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दुआ की गई कि बाबरी मस्जिद की दोबारा बाजियाबी अमल में लाई जा सके। ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا ولا تسلط علينا بذنوبنا। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कहा है कि नई नस्ल को मुसलमान बाबरी मस्जिद की तारीख से ज़रूर वाकिफ़ करवाएं। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के यौम पर अपने पैगाम में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कहा है कि 6 दिसंबर यौम शहादत बाबरी मस्जिद मुल्क का सियाह दिन है और मुसलमान मस्जिदों को आबाद रखें और नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की तारीख से वाकिफ़ करवाएं। बाबरी मस्जिद की शहादत से आज़ाद हिंदुस्तान का एक ऐसा सान्या है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
फोरम के जिम्मेदारों मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह खादरी शुतारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने बाबरी मस्जिद की शहादत को मुल्क के सियाह दिन के तौर पर मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि इस दिन न सिर्फ मस्जिद को शहीद किया गया बल्कि मुल्क के सेकुलर और जमहूरी ढांचे को मुनज़्ज़म किया गया। फोरम के जिम्मेदारों ने आमितुल मुस्लिमीन से कहा कि वो इस दिन खास दुआओं का अहतमाम करें, मसाजिद को आबाद रखें और नमाजों की पाबंदी करें और नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की तारीख से वाकिफ करवाएं। मुल्क में मुसलमानों को महरूमी का शिकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। इन हालात में दीगर पिछड़े तबकात को साथ लेकर जमहूरी दायरे में अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा ने जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी और रियासती सदर बीजेपी बी संजय को फ़ोन करते हुए मुबारकबाद दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करते हुए किशन रेड्डी और बी संजय को मुबारकबाद दी और हैदराबाद की आवाम से इजहार तशक्कुर भी किया। आज देखते हैं वक्फे के बाद की खबरें। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में हफ्ते को कमी देखी गई। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 596 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक हुई है। ताहाल रियासत में जुमला अमवात 1470 हो चुकी हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,72,719 बताई गई है। पहाड़ी शरीफ जलपल्ली गेट के करीब वाक़े मस्जिद और मदरसा ज़ैबुन्निसा बेगम के तहत वक्फ अराजी पर नाजायज़ काबिज़ीन कब्ज़ा करते हुए तामीराती काम करवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस सिलसिले के तहत लद्दाफ़ मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन, जो इस अराजी की निगरानी पर मामूर है, उसने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोसाइटी के नायब सदर ने बग़ैर किसी से इजाज़त लिए इस अराजी को फ़रोख्त किया है, जिस पर काबिज़ीन तामीर करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है और आवाम से अपील की कि इस अराजी को न ख़रीदें, चूँकि ये मस्जिद और क़ब्रिस्तान के तहत वक्फ़ है और यहाँ पर मदरसा तामीर किया जाने वाला है। अहले जमात मंसूरी लद्दाफ़ कमेटी के तरफ से मैं ये बयान दे रहा हूँ, ज़ैबुन्निसा बेगम मदरसा लैंड के ऊपर गलत लोग आके कार्रवाई वो कर रही हैं, कब्ज़ा कर रही, उसके वास्ते वो करे बोल के। तो अभी कौन कब्ज़ा कर रहे हैं? ये खदीर साहब बोल के आके काम करा रहे हैं। इसके अंदर प्रेसिडेंट रखे थे हम लोगों को, मदरसा ज़ैबुन्निसा बेगम के नाम से सलीड है ये। इसके अंदर प्रेसिडेंट बनाए थे मोहम्मद हनीफ साहब को। उनके बेटे क्या करे, 90 डॉक्यूमेंट्स बना के, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के बेच डाले और उसके अंदर जमात से एनओसी नहीं लेके डुप्लीकेट एनओसी बना के लिख के बेच दी है उन लोग। हम लोग उनके खिलाफ कंप्लेंट कराए थे लॉकडाउन में। पुलिस वाले उसके लॉकडाउन चल रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं बोले, वो कार्रवाई चल रही थी। उस बीच में उसके बाद में फिर अभी बीच में आके फिर अब उतने दिनों के बाद आके फिर आके कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे थे उन लोग। पुलिस वाले जब भी रुकाए थे अभी भी काम रुका के चले गए। तो आपने बात की खदीर साहब से? खदीर साहब से बात की आपने? जी और बात की है, मैं ख़रीदा बोल के बोले, पीएस में गए, पुलिस वाले बोले तो गलत है, फेक है, आप चले जाओ बोल के बोले। कोई आर्डर वगैरह नहीं चलता, पहले से इसके ऊपर कंप्लेंट है। आर्डर कंप्लेंट बता के, बगैर कंप्लेंट बता के आर्डर लेके आए उन्होंने। वो आर्डर इसके ऊपर नहीं है, वो भी मिसगाइड करके, कोर्ट को मिसगाइड करके आर्डर लेके आए। खदीर कौन है और कहाँ पे रहते हैं? ये खदीर साहब खुबा कॉलोनी में रहते हैं। डीआरडीएल एएसएल नाले के पास एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई है, जिसे देखने के बाद मकामी अवाम ने कंचनबाग पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने फौरी तौर पर मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए नाश के विरसा की तलाश का आगाज़ किया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर।
जीएचएमसी कॉरपोरेशन में मजलिस का अहम रोल, टीआरएस और एमआईएम का गठजोड़ जरूरी, सियासी हलकों में कयास आराइयों का बाजार गर्म। मजलिस अवामी खिदमात को जारी रखेगी, बीजेपी की कामयाबी वक्ती और आर्जी, तमाम मुंतखबा कॉरपोरेटर से मुताल्लिका डिवीजन में सरगर्म हो जाने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने दी हिदायत। मजलिसी हेडक्वार्टर में जीत का जश्न, मजलिसी कायदीन और 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस से की मुलाकात। ऐसे के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।